एंजाइम का जो रोल है, जो हमने बात करना शुरू किया था, एंजाइम एक्चुअली करता क्या है। एंजाइम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एंजाइम लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, कम करता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता, ठीक है। एंड ये अमाउंट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन के टाइप, अलग जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट है, उन पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसा है और किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। कंडीशन एंड रिएक्टेंट का नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमें कम करना होता है। जैसे मान लो कि ये कोई हमारी एक रिएक्शन है, इसको इसके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कि मान लेते हैं कि 10 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि तब ये रिएक्शन हमारा इनिशिएट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर हम ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पे इस रिएक्शन पे लाके हम रख दें, कोई भी यहाँ पे हम एक ऐसा फैक्टर, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हम यहाँ पे रखें जो इसके इस एक्टिवेशन एनर्जी को जो कम कर दे, जो 10 किलो कैलोरी एनर्जी पे ये रिएक्शन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस फैक्टर की प्रेजेंस में मान लेते हैं कि इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 5 किलो कैलोरी रह जाता है, तो अब रिएक्शन इजीली होएगी इस फैक्टर के साथ या इस फैक्टर के बगैर? फैक्टर के साथ, है ना। ये एंजाइम का रोल बस इतना सा होता है, कोई भी रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करता है उसका जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, लोअर कर देता है, कम वैल्यू पे ला देता है, जिससे एक थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम, यहाँ पे इस फैक्टर का नाम क्या है? एंजाइम्स की बात हो रही है। एंजाइम्स यही करते हैं, जो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है किसी रिएक्शन को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को कम करता है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का जो मिनिमम वैल्यू है वो कम कर देता है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और इस वैल्यू को अगर कम करना कोई करने वाला है वो है एंजाइम। एंजाइम का बस यही काम है। अब इजिली वो रिएक्शन हमारी आसानी से एक मिनिमम या बहुत कम एनर्जी में चल जाती है। जैसे इस ग्राफ को देखो और आपको आइडिया लगेगा और क्लियर। यहाँ पे ये इस पिक्चर को देखो, ये कोई हमारा सबस्ट्रेट है। जब बिना एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम नहीं होता है, तब इसको इस ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए, मतलब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पे इस एक्सिस पे एनर्जी रिप्रेजेंट करा गया है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा गया है। यहाँ तक पहुंचने में इस मींस इसको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक की लेवल पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी वैल्यू कुछ भी हो सकता है अलग अलग रिएक्शन के लिए। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम के नॉर्मल कंडीशन में जब रिएक्शन होती है और अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इसको रिएक्शन के साथ इसी सबस्ट्रेट को रखते हैं, सेम सबस्ट्रेट को किसी एंजाइम के साथ रखते हैं, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी सी जरूरत होती है। अब बताओ, इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने में आसानी है कि इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने में आसानी होगी? नीचे वाली ऑब्वियस सी बात है। एंजाइम बस यही करता है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, बस लोअर डाउन कर देता है। अब ये रिएक्शन इजिली, ये सबस्ट्रेट इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम का काम बस इतना सा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। अभी मैकेनिज्म में हम देखेंगे कैसे ये कॉम्प्लेक्स की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो अपन बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो कैटालिटिक पावर है एंजाइम की, रिमेन सेम इवन आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। अगर हम कोई एंजाइम आउटसाइड ऑफ द लिविंग सिस्टम, जैसे सलेवरी एमाइलेज की बात करें, आपका स्टार्च डाइजेशन सलाइवा में करता है, सलाइवा में प्रेजेंट है। जैसे आपका सलेवरी एमाइलेज बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, वैसे आउटसाइड द बॉडी भी वही सेम काम करेगा। मतलब
कि एंजाइम जैसे सेल के अंदर जो रोल प्ले करता है, वही अगर एंजाइम आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर बना कर लिया, उसको अलग कर लिया, वही जैसा उसका रेट ऑफ रिएक्शन या जो भी जिस भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, वही उसका रोल बाहर भी या नॉन लिविंग सिस्टम में भी वैसा ही काम करेगा जैसा लिविंग सिस्टम में करता है। एंजाइम व्हेन नॉट इन यूज रिप्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमारी बॉडी में इतने ढेर सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेशन के लिए हम सुनते हैं, हमने पढ़ा है सलाइवा से शुरू होकर वो इंटेस्टाइन, आपका पूरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पता नहीं बहुत सारे एंजाइम्स का नाम आपने पढ़ा। ये सारे एंजाइम्स जब हमें खाना खा लिया, हमने अपना फूड इनटेक कर लिया, तो वो चाहिए, एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो डाइजेशन करता है। और जब हम नहीं खा रहे तो फिर उन एंजाइम्स का क्या हो रहा है? तो आपका सवाल जो ये है उसका जवाब ये, जब एंजाइम का जरूरत नहीं होता, एंजाइम यूज में नहीं होता, वो बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल आपने पढ़े हुए हैं, रेनिन बच्चों में जो होता है वो प्रोरेनिन के फॉर्म में पड़ा होता है। पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, तो वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में पड़ा होता है ना। ऐसे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स आपके जहां भी जरूरत है वो होते हैं। जब उनको किसी जो भी उनका जिस रिएक्शन को कैटालाइज करना चाहते हैं वो करते हैं, वो रिएक्शन जब चलने लगती है तो उनका एक्टिव फॉर्म आ जाता है। और इनएक्टिव एंजाइम्स को बोला जाता है जाइमोजेन या फिर प्रो एंजाइम। ये दो वर्ड याद रख लेना, अगर किसी एंजाइम के सामने प्रो वर्ड लगा है, प्रो रेनिन है ना, या फिर किसी ये एज ये सफिक्स है, नहीं इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, ये एज अ प्रीफिक्स यूज करा जाता है प्रो वर्ड, और एक वर्ड और यूज करा जाता है जेन, एज अ सफिक्स यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जब किसी एंजाइम के साथ अगर लग रहे हैं तो समझ जाना कि वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है जब तक ये वर्ड लगे हुए हैं। जैसे आपने पेप्सिनोजन पढ़ा था, वो सफिक्स है, प्रोरेनिन आपका वो प्रीफिक्स है, या जाइमोजन वर्ड यूज करते हैं, या फिर प्रो एंजाइम, जैसे पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। सिमिलरली ट्रिप्सिनोजन, ये आपका कहाँ था, पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिनोजन भी एक इनएक्टिव फॉर्म है किसका, ट्रिप्सिन का, है ना। ऐसे एंजाइम हमारे जब यूज में नहीं है वो क्या रहते हैं, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। जब वो रिएक्शन चलना शुरू होएगी तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब एक बार याद करो, स्टमक में जो आपने पेप्सिनोजन को पढ़ा था, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, HCl पढ़ा था, है ना। तो यही फैक्टर्स होते हैं जो उसी सराउंडिंग में या उस सिस्टम में, उस ऑर्गन में वो फैक्टर्स होते हैं जो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है। अब यहाँ दोनों में कंपैरिजन है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हम आउटसाइड ऑफ द लिविंग सिस्टम देखते हैं, जैसे लैब में हम कैटलिस्ट का बात करते हैं, और एंजाइम, दोनों में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? दोनों का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। क्या? एंजाइम्स आर थर्मोसेंसिटिव। एंजाइम्स कैसे होते हैं? थर्मोसेंसिटिव होते हैं, एंड ये थर्मोसेंसिटिव नहीं होते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों कम होती है? एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंड प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है? डीनेचर। बात क्लियर है? ठीक है। गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात करते हो तो एंजाइम आपके काम के लायक नहीं रहते, वो काम नहीं करते, वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं, यहाँ डीनेचर वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे डैमेज वर्ड लिखा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव या थर्मोसेंसिटिव। इसीलिए हमें अपनी बॉडी का, हम नो डाउट होम्योथर्मल एनिमल है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बॉडी को एक रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना होता है, जिससे हमारी सारी मेटाबॉलिज्म ठीक ठीक चल सके। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature. अब ये भी एक आपको एडवर्स या उल्टा कंडीशन देखने को मिल रहा है। एंजाइम्स थर्मोसेंसिटिव है,
ठीक है। अब वो थर्मोसेंसिटिव होने के साथ साथ दूसरा नोट करके ये पॉइंट लिखा है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर वाले, जैसे क्या बोलते हैं आप, वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। अगर वहां पे माइक्रोब्स रह रहा है तो उसके पास भी बहुत सारा एंजाइम होगा, वो एंजाइम फंक्शनल रहता है हाई टेम्परेचर पर भी। तो ये एक्सेप्शनल केस है और इसका यूज आपको 12th में भी मिलेगा। हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग, जहां पे टेम्परेचर का वाटर का टेम्परेचर की बात करें तो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी वहां माइक्रोब्स रहता है और माइक्रोब्स के एंजाइम फंक्शनल होते हैं। अब आप सोचो माइक्रोब्स के एंजाइम फंक्शनल होते हैं तो वो एंजाइम्स थर्मोसेंसिटिव हैं, वो अपन की बात करें तो वो थर्मो एडेप्टिव हैं। उस हाई टेम्परेचर पर वो उनके एंजाइम्स काम कर सकते हैं, तुम्हारे नहीं कर सकते, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के नहीं कर सकते। उनमें वो एडॉप्टेशन है कि उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होते, डैमेज नहीं होते, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे। और अगर जिस ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स वहां पे डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर एट हाई टेम्परेचर। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से एक एंजाइम निकाला जाता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम 12th में फिर से आएगा। पीसीआर एक टेक्निक पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी में इस एंजाइम का ही इस्तेमाल करा जाता है। एक ये बैक्टीरिया है, उससे निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस। आपने ये इस बैक्टीरिया का नाम भी पढ़ा था जब आप मोनेरा की बात कर रहे थे। थर्मस एक्वेटिकस से इस एंजाइम को निकाला जाता है और ये एक कहाँ पे पाया जाने वाला है बैक्टीरिया? एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर, हॉट स्प्रिंग्स में ये पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। और ये जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर एडॉप्टिव है, हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है। और पीसीआर जो टेक्निक है, अब ये पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या है, जब डीएनए की आपने अभी पढ़ा था प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था? रेप्लिकेशन। तो इस रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज एंजाइम का जरूरत होता है। रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज हमारे नॉर्मल सेल्स में है, हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकता। और जो हमारा ये पीसीआर टेक्निक है जिसमें हम इस एंजाइम का यूज करते हैं, ये हाई टेम्परेचर पर मशीन काम करती है, लगभग 99 डिग्री सेल्सियस पर। तो अपने एंजाइम यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते। और ये जो टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाने वाला एक एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए सेम एज इट इज यही डीएनए पॉलीमरेज का काम ये एंजाइम करता है हमारे इस पीसीआर टेक्निक में। डीएनए की कॉपी हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो वहां पे इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज का नाम याद रखना। एक ये एंजाइम ऐसा जो अपने ऊपर पढ़ा थर्मोसेंसिटिव, और ये भी थर्मोस्टेबल है। वो हमारे सारे एंजाइम क्या है? थर्मोसेंसिटिव है। हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो डैमेज हो जाते हैं और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर काम भी कर सकता है। तो आपसे अगर ये कोई पूछता है कि एंजाइम्स क्या है, तो वो आप नॉर्मली बोलोगे कि हाँ थर्मोसेंसिटिव होते हैं। मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम्स काम नहीं करते इन नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर वो ये कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई हाँ कि कोई ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है, तो आपके पास वो भी एग्जांपल है टैग पॉलीमरेज। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी एंजाइम ये डीनेचर नहीं होता, डैमेज नहीं होता, काम करता है। तो वही कुछ एडॉप्टिव एंजाइम्स हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बात समझनी है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वर्सेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। कोई कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैटालाइज होने वाली रिएक्शन का कंपैरिजन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के साथ देखना है। अब यहाँ पे हमने ये एंजाइम का नाम पढ़ चुके हैं, दैट इज द फास्टेस्ट एंजाइम द बायोलॉजिकल सिस्टम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या था इनका रेट ऑफ रिएक्शन?
कितने मॉलिक्यूल्स को ये कन्वर्ट कर सकता है, निकालोगे तो आपका वही आ जाएगा, ठीक 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60 लाख है, ये 60,000 है, 60 लाख पर सेकंड है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये इसका टर्न ओवर नंबर है, मॉलिक्यूल पर सेकंड ये कन्वर्ट कर सकता है और यही इसका टर्न ओवर नंबर है। दैट इज अ बायोलॉजिकली फास्टेस्ट एंजाइम है। अब करता क्या है, इस रिएक्शन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में, यही इनका काम है। अब आपकी बॉडी में सोचो क्यों कहते हैं ऐसा कि हमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना चाहिए या फिर हमें पोल्यूटेड एयर इनहेल नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल है। हाँ जी, लंग्स के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हाँ, अब आप जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करोगे, आपकी बॉडी में पानी तो है ही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, बॉडी को वो एसिडिक बनाता चला जाएगा क्योंकि बॉडी में बहुत सारा क्या बन जाएगा। और हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो बेस्ट तरीके से कौन से मीडियम में चलता है, बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, और उसके लिए तो ये जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। तो आपकी बॉडी एसिडिक ज्यादा रहेगी जब आप पोल्यूटेड कंडीशन में रहते हो, और एसिडिक मीडियम में सबसे जो बुरा इंपैक्ट पड़ता है वो आपके स्केलेटन सिस्टम पर पड़ता है। जितना ज्यादा आप एसिडिक फूड खाते हो, क्या एसिडिक फूड जो आप इंटेक करते हो, जितना ज्यादा आप, या फैटी फूड जितना ज्यादा खाते हो, उतना ही ज्यादा आपकी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और जितना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा उतना ही कमजोर होती हैं आपकी हड्डियां। ये रिवर्सिबल है। और अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज के साइड से उधर बाइंड करता है, देन कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आरबीसी के पास जाता है, फिर बाइकार्बोनेट आयन बनता है और वो फिर जाके लंग्स तक आता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। अब देखो ये एंजाइम की प्रेजेंस में कितना फास्ट रिएक्शन है, और एंजाइम की एब्सेंस में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का बनता है इन अ सेकेंड, नहीं इन एन आवर। अब लो, ये तो बहुत स्लो हो गया। अगर आप सेकेंड में निकालोगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे। 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का बनता है 1 घंटे में बिना एंजाइम की प्रेजेंस में। और अगर यही प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो तो आपका 3,60,000 मॉलिक्यूल पर मिनट कन्वर्जन हो जाता है। अगर सेकंड की बात करें तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्जन हो जाता है। एंड एंजाइम हैज एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये पावर है एंजाइम की, आपकी ये फास्टेस्ट एंजाइम की पावर है। ऐसे हर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब एंजाइम काम कैसे करता है, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लो। कोई भी आपका मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट की तरह जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, एंड इसका जो इनके बीच पुराने बॉन्ड होते हैं, सबस्ट्रेट का मतलब कोई मॉलिक्यूल, उनके बीच बॉन्ड को ही हमें ब्रेक करना है या बनाना है, तब वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने माना कि आपका ये इनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक बीच में इनका ट्रांजिशन स्टेट आता है एंड फिर से कुछ नए बॉन्ड बनते हैं एंड वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चरल इनका हाई एनर्जी से, अब जब कोई मॉलिक्यूल हाई एनर्जी में आएगा, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ाओगे तो ये इनके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, फिर वो नए बॉन्ड बन जाएंगे एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये एनर्जी नहीं बढ़ेगा, ये अनस्टेबल नहीं किया जाएगा, कौन, सबस्ट्रेट, तब तक ये प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता। और अनस्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, अब एंजाइम कैसे काम करता है वो यहां देखो, इस रिएक्शन को यहां पे ध्यान से देखना। ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और इनके ये एक्टिव साइट्स दिखाए गए हैं और ये आपका सबस्ट्रेट है। हर एंजाइम के लिए जो एंजाइम का स्पेसिफिक होता है वो आपका ये एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है। हर एंजाइम का स्पेसिफिक होता है एक्टिव साइट, मतलब एक एंजाइम के पास जैसा एक्टिव साइट है वो दूसरे के पास नहीं है। मतलब वो एंजाइम उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब इस
एक्टिव साइट से ये वाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा, इस एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा, ये इनका दोनों का रिएक्शन होगा और फिर बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ गया है ना, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंड देन उसके बाद क्या हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जो सबस्ट्रेट है इसके बीच का जो भी ब्रेक डाउन करना होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके, और वो नए प्रोडक्ट को बना के और इसको बाहर छोड़ देगा। एंजाइम एज इट इज फ्री। इनका एक्टिव साइट फिर से फ्री है। दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां से आके फिर से बाइंड कर सकते हैं। सेम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट जो इनकी रिएक्शन होने हैं, सबस्ट्रेट में जो चेंजेस करना है एंजाइम को वो करवाएगा एंड अगेन उसको छोड़ देगा। ये इनका पूरा तरीका होता है किसी एंजाइम को का सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने का। यही बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स? कैसे ये अपने केमिकल कन्वर्जन का इतना हाई स्पीड में करवाता है? ये देखो, मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू रिएक्शन। एक रिएक्शन है जो कोई हम मेटाबॉलिक कन्वर्जन की बात करते हैं, बट यहाँ पे ये लिविंग सिस्टम में होगा। ये किसी केमिकल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। हेंस एंजाइम दैट इज अ प्रोटीन। यहाँ पे एंजाइम क्या कौन होता है? प्रोटीन। दे आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D होता है, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। उनके पास एक एक्टिव साइट होगा और ये कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट में। एंड सिम्बायोटिकली आपका इनका सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पे आपने देखा। ये बस इनका क्या कर देता है? लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई था उसको अब यहाँ पे कम कर देगा। ये विदाउट एंजाइम जब आप कन्वर्जन कराना चाहोगे किसी सबस्ट्रेट का तो वो इतना आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अगर एंजाइम के साथ कराना चाहोगे तो आपको सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले भी बात हो चुकी है। यहाँ एक्सिस पे क्या क्या रिप्रेजेंट करा गया है वो देख लो। ये जो पीक दिखाया जाता है दिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप देख लो। पहला, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग होता है, एक मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा, ये इस रिएक्शन को याद कर लो, बस बात खत्म, सारा कुछ कहानी खत्म। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा, क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या कन्वर्ट हुआ? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी एंजाइम छोड़ा नहीं है प्रोडक्ट को। एंड देन एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। ये एंजाइम के रिएक्शन का तरीका है। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने का इनका स्टेप्स होता है। एंजाइम किससे बाइंड करा? सबस्ट्रेट से। क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। एंड अगेन ये एंजाइम ये वाला रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये इनका काम होता है और यही सारा कुछ यहाँ पे इन सारे स्टेप्स पे लिखा है। ये बन गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर ये आपका एंजाइम और प्रोडक्ट फ्री।